अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर हम नज़र डालते हैं। अपील करता हूँ सबसे पहले कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं फ़ौरन जुड़ जाएं। लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें और उसके टच करते ही वो सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद होते ही इस राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे भी टच कर दें और घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। उस पर पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल की हर हफ्ते 100, 200, 500, 1000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। बैंक के थ्रू या गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन, जिस तरह भी हो सकता है आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। और नाज़रीन, आज जुमे का दिन है, आज 10 जुलाई। आज रात इंशाअल्लाह इंडिया के वक्त के एतबार से, भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे रात में लाइव बयान शुरू होता है। हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, इसलिए हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अहम उन्मानात पर आपके सामने हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात पेश कर रहे हैं। आज के बयान का बड़ा अहम उन्वान है कि नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, फेसबुक पर डाल, सोशल मीडिया पर डाल। यानी ये अजीब मसला बन गया है। पहले तो हम लोग नेकियां कर नहीं पाते हैं और छोटी छोटी नेकियां कर रहे हैं। 5 किलो भी अगर किसी को अनाज, आटा, गेहूं दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सेल्फी लेकर उसके सारे फ़ोटो हम व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं और नेकियों को ज़ाय कर रहे हैं, नेकियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज अहम उन्वान पर बात होगी कि नेकियां कैसे कमाई जाती है और अल्लाह आज हमको नेकियां करने का मौका दे रहा है, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी, नादानी, जहालत की वजह से या दिखावे की वजह से वो नेकियां कैसे तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस अहम उन्वान पर आज हम रात में 9:30 बजे बात करेंगे। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस बयान को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी इस दावत को पहुंचाएं कि आज रात 9:30 बजे लाइव बयान होगा हमारे इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने है कि एक हफ्ते से जो कातिल, जो गैंगस्टर, जो आतंकवादी, एक हफ्ते से पूरे मुल्क की पुलिस, यूँ समझिए कि पूरे मुल्क, कहूँ तो शायद गलत ना होगा, पूरे मुल्क की पुलिस जिसे ढूंढ रही थी और कई टीमें बनाई गई थी जिसको ढूंढने के लिए, वो वहाँ पूरे यूपी से निकल जाता है, कई ज़िले, कई बॉर्डर पार करता है और गुज़िश्ता कल उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपने आप को सरेंडर करता है या फिर उसे गिरफ्तार करती। ये भी एक ड्रामा है और बहुत सारे सवालात इसमें भी है कि आखिर वो गिरफ्तार हुआ या सरेंडर किया गया। लेकिन खैर, जो मसला था विकास दुबे का, जो 8 पुलिस वालों का कातिल है, 60 मुकदमे जिस पर चल रहे थे और जो कई सालों से सियासी आकाओ और सियासी, यूँ समझिए कि सियासी शरण और सियासी सिक्योरिटी में ज़िंदगी गुजार रहा था और पुलिस वाले भी जिसके लिए काम कर रहे थे। खैर, आज सुबह 6:30 बजे के करीब उसका इनकाउंटर हो गया और विकास दुबे का खेल आखिर ख़त्म हो गया। अब जैसे उसकी गिरफ्तारी का ड्रामा, जो पूरी फिल्मी कहानी थी, उस पर गुज़िश्ता रात तक सवालात उठ रहे थे और आज सुबह तक ये सवालात बाकी थे कि आज सुबह से अब नए सवालात खड़े हो गए कि आखिर जिस शख्स ने, जिससे चला नहीं जा रहा था उज्जैन में, वो 3 किलोमीटर भागा कैसे, और जो सरेंडर अपने आप को जिसने कर दिया था कि और चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे हूँ, आखिर वो फिर भागने पर मजबूर कैसे हो गया। तब उसके इनकाउंटर पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास दुबे को इसलिए मारा गया ताकि कई खाकी वाले भी बच जाए और कई खादी वाले भी बच जाए। तो खैर, विकास दुबे का अंत हो गया, विकास दुबे मारा गया। अब देखते हैं आगे कौन कौन से सवालात उठते हैं और मुल्क की जनता को और कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। नाज़रीन, दिल्ली, शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद को लेकर, राइट को लेकर बहुत सारी बातें हमने आपके सामने पेश की थी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि करावल नगर एसडीएम पुनीत कुमार पटेल के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया है। जी हाँ, आगजनी की वारदात के मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने, मुतासरीन से बदसलूकी करने
کی خبر سامنے آئی ہے، جس پر دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے نوٹس لیتے ہوئے بدسلوکی کرنے والے افسر ایس ڈی ایم پنیت کمار پٹیل کو ہٹانے کا حکم صادر کیا ہے۔ دراصل حال ہی میں فساد متاثرین کے بدتر حالات اور ان کی مدد کے لیے دلی ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور سے فساد متاثرین کے لیے دلی حکومت کی جانب سے معاوضہ دینے کے اعلان کے مد نظر متاثرین کے معاوضہ فارم بھرنے میں مدد کی جائے۔ اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ جن کو فساد کے دوران نقصان ہوا تھا لیکن ان کا معاوضہ فارم نہیں بھرے جا سکے تھے، وہ ایس ڈی ایم کراول نگر کے پاس پہنچے تھے، اور پھر ایس ڈی ایم نے جو بدتمیزی ان کے ساتھ کی تھی وہ معاملہ سامنے آیا۔ اب دلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے نوٹس لیتے ہوئے بدسلوکی کرنے والے پنیت کمار پٹیل ایس ڈی ایم کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، کشمیر سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ کشمیر کے باندی پورہ میں بی جے پی کے لیڈر اور ان کے والد اور بھائی، بی جے پی کے ضلع صدر وسیم باری، ان کے والد بشیر احمد اور بھائی عمر بشیر پر اندھا دھند گولیاں برسائی گئی اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کو لے کر کشمیر زون کے پولیس انسپکٹر جنرل وجے کمار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی لیڈر اور ان کے والد اور ان کے بھائی کے مارنے میں لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہلوک لیڈر کی حفاظت پر جو 10 ذاتی محافظ تھے ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو نوکریوں سے بھی برطرف کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ بانڈی پورہ میں بدھ کی شام جنگجوؤں نے بی جے پی کے لیڈر، ان کے والد اور ان کے بھائی کو ہلاک کر دیا، مار دیا۔ ان کی ہلاکت کو لے کر جموں میں احتجاج اور آندولن بھی ہو رہا ہے، اور الطاف بخاری نے بانڈی پورہ میں بی جے پی لیڈر اور ان کے اہل خانہ کی ہلاکت کی پرزور انداز میں مذمت کی ہے۔ بی جے پی لیڈر کی ہلاکت پر جموں میں جو احتجاج اور آندولن ہو رہے ہیں اس میں ایک احتجاجی پاکستان اور جنگجوؤں کے خلاف نعرے بھی لگاتے دیکھے گئے، اور انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کے پی ایم عمران خان کے پتلے کو بھی نظر آتش کر دیا۔ احتجاجیوں میں جن کی سربراہی بھارتی جنتا یووا مورچہ کر رہا تھا، انہوں نے جموں شہر کے مصروف ڈوگرا چوک کو بھی کچھ وقت تک جام کر دیا۔ جی ہاں، اور اسی ڈوگرا چوک میں یوں سمجھے کہ جام کیا۔ اس موقع پر ایک احتجاجی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارے لیڈروں کو ہلاک کر کے کشمیر کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کو جلتا ہوا ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ جموں کشمیر میں امن کی ہوا چلنے سے پریشان ہو گیا ہے۔ ناظرین، سی اے اے، این پی آر اور این آر سی کو لے کر یوگی آدتیہ ناتھ کی پولیس باقاعدہ مظاہرین پر کس طریقے سے ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، مختلف خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت بڑی خبر آئی ہے کہ یوگی حکومت نے ایک اور کارنامہ دیا کہ 10 لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا۔ گزشتہ 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک رکشہ چلانے والا جو زندگی بھر میں 21 لاکھ روپے نہیں کما سکتا، اس پہ 21 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا یوگی سرکار نے، اور سی اے اے، این پی آر اور این آر سی جیسے کالے قانون کی مخالفت اور ویرودھ میں جتنے لوگ آگے تھے، فرنٹ لائن میں تھے، ان کو یوگی سرکار یوں سمجھیے کہ نشانہ بنا رہی ہے۔ اور ابھی بڑی خبر آئی ہے کہ تقریباً 50 لوگوں پر سی اے مخالف مظاہرین پر گینگسٹر ایکٹ لگایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گینگسٹر ایکٹ جیسے وکاس دوبے کو گینگسٹر کہا جا رہا تھا تو وکاس دوبے نے 8 پولیس والوں کو شہید کیا، تو شاید اس گینگسٹر پر جو ایکٹ لگے ہوگے وہی ایکٹ اب قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، سنویدھانک طریقے سے جو حکومت کے کالے قانون سی اے اے، این پی آر اور این آر سی کا ویرودھ کر رہے ہیں، اب ان پر یوگی سرکار گینگسٹر ایکٹ لگا کر ان کو تکلیف دینے کی کوششیں کر رہی ہے، اور خبریں ہیں کہ 10 لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ گینگسٹر ایکٹ کے تحت لکھنؤ ٹھاکر گنج میں کم سے کم 25 لوگ اس ایکٹ کے تحت ملزم بنائے گئے، وہیں پر حسن گنج، قیصر باغ میں 15 لوگ اس ایکٹ کے تحت ملزم بنائے گئے ہیں۔ اور خبر اس میں بڑی یہ بھی ہے کہ صدر تحصیلدار نے بتایا کہ سی اے اے مخالف مظاہروں کے معاملے میں لکھنؤ کے تقریباً 4 تھانوں میں درج معاملوں کے سلسلے میں 54 لوگوں کے خلاف وصولی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس میں سے حسن گنج علاقے میں 2 پراپرٹی منگل کو یعنی 2 دن پہلے قرق کر لی گئی، یوں سمجھے کہ ضبط کر لی گئی۔ ان میں تقریباً 57 لوگوں میں شامل ہے یہ جو لکھنؤ میں پبلک پراپرٹی کے نقصان کے ملزم ہیں۔
नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आई है कि 106 साल के बुजुर्ग मुख्तार अहमद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। जी, ये खबर अहम इसलिए है कि 106 साल के बुजुर्ग, जी, क्योंकि कोरोना के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर के लोगों को मंदिर और मस्जिद में आने की इजाजत नहीं मिल रही है। बच्चों में कहा जा रहा है कि कोरोना बच्चों पर और बुजुर्गों पर जल्दी असर कर रहा है और ज्यादा असर कर रहा है, लेकिन यहां पर यह खबर है कि ये जनाब 106 साल के बुजुर्ग है जिनको कोरोना पॉजिटिव आया और फिर कोरोना नेगेटिव भी आ गया। इन्होंने कोरोना को शिकस्त दे दी और ये बुजुर्ग वो है कि 1918 में, जाहिर बात है इनकी उम्र 100 साल है, तो 1918 में भी जब स्पेनिश फ्लू चला था, एक वबा उस वक्त भी चली थी स्पेनिश फ्लू के नाम से, उनका भी इन पर असर नहीं हुआ था और उस वक्त भी ये बच्चे थे। और अब 106 साल के बाद कोरोना वायरस की वबा भी इन पर आई और उससे भी ये जीत गए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ही के हाथ में ज़िंदगी है, अल्लाह ही के हाथ में मौत है। एहतियात करना हमारा काम है, बचना हमारा काम है, लेकिन सारा खेल तो अल्लाह ही के हाथ में है। नाज़रीन, लद्दाख से इस वक्त बड़ी खबर आई है। जी हाँ, ये वही लद्दाख के जहाँ पर चीनी घुसपैठ कर रहे हैं और चीनियों ने यूं समझिए कि हमारे 20 जवानों को शहीद किया है। लेकिन खैर वक्त की जो सरकार है वो तो साफ तौर से कह रही कि कोई घुसा ही नहीं। एक कहता है घुसे हैं, एक कहता है नहीं घुसे हैं, लद्दाखी कहते हैं घुस रहे हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है ये अभी तक के तो क्लियर नहीं हो पाया है। खैर उस वक्त सुबहान अली जो IAS ऑफिसर थे उस वक्त से गायब है, लेकिन गुज़िश्ता कल उनके ड्राइवर की लाश एक जगह से निकाली गई, उनके ड्राइवर की लाश मिली है, लेकिन IAS ऑफिसर सुबहान अली की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि लद्दाख में तैनात अफसर सुबहान अली 22 जून से लापता है। यह भी कहा जा रहा है कि यह अफसर हिंद चीन सरहद पर बन रही सड़क का मुआयना करने गए थे और उनकी जिप्सी बेकाबू होकर 5000 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। जिप्सी का पता चल गया लेकिन सुबहान का पता अभी तक नहीं चल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रोज पहले सुबहान के भाई उनका पता लगाने ले गए थे, लेकिन वहां से भी वो नाकाम लौटे। सुबहान के भाई ने हुकूमत से उनका सुराग लगाने की अपील की है। इसके कुछ रोज बाद आज सुबहान अली के ड्राइवर की लाश मिली है। नाज़रीन, महाराष्ट्र से जिस कदर मजदूर बड़ी बुरी हालत में यूपी, बिहार, झारखंड अपने अपने इलाकों के लिए निकले थे, पहुँच तो गए हैं लेकिन कई रास्तों में मर भी गए हैं। कई लोग जो है जिनका इंतकाल भी हो गया है। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें, खबरें, वीडियोज़ उस वक़्त हमारी निगाहों के सामने आई थी। लेकिन इस वक्त अब उन मजदूरों की हालत जार बुरी हालत को लेकर बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर मजदूरों के हालात मसाइल के ताल्लुक से अज खुद नोटिस लेते हुए तफसीली हलफनामा दायर नहीं करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत को गुज़िश्ता कल जुमेरात के रोज आड़े हाथों लिया और आइंदा हफ्ते तक दरमादा मजदूरों की असल सूरत हाल की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि यह किसी हुकूमत के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और मसाइल के ताल्लुक से मालूमात फराहम करना और मसाइल हल करना रियासती हुकूमत की, स्टेट हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जस्टिस भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो तफसीली हलफनामा दाखिल करके अदालत को मुहाजिर मजदूरों से मुताल्लिक हकीकी मसाइल से आगाह करें। अदालत ने इसके बाद मामले की समाअत अगले जुमे यानी 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आई है कि फौज के जवानों और फौज के हुक्काम को सोशल मीडिया पर अकाउंट बंद करने की सलाह दी गई है। जी हां, चीन के साथ बॉर्डर पर जारी विवाद के दरमियान फौज ने स्ट्रेटजिक अहमियत की मालूमात लीक होने के डर और अंदेशे की वजह से तमाम अफसरान और जवानों से पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्रू कॉलर समेत तकरीबन 88 मोबाइल ऐप्स को अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा है। ज़राए के मुताबिक फौज ने तमाम अफसरान और जवानों को इस बारे में एक सलाह जारी की है जिसमें कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर उन ऐप्स से अपने अकाउंट 15 जुलाई से पहले बंद करने होंगे। फौज ने यह कदम हुकूमत की तरफ से चीन की 59 मोबाइल ऐप कंपनियों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद उठाया है। फौज ने जिन ऐप्स से हुक्काम और जवानों को दूर रहने के लिए कहा है उनमें से गेमिंग, म्यूजिक, डेटिंग, यूटिलिटी और मैसेज अलर्ट से जुड़ी ऐप शामिल हैं।
नाजरीन, संघ परिवार या आरएसएस परिवार जिस तरीके से इस प्यारे मुल्क में नफरतें घोल रहा है और नफरतें पैदा कर रहा है, उसी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है कि ये भी इनका पूरी तरीके से प्लान है कि हर तरह से हम भारत को भगवाकरण में रंग देंगे। और भगवाकरण करने के लिए न जाने कितनी घटिया घटिया हरकतें संघ परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एम के फैजी ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि संघ परिवार मुस्तकिल तौर पर और मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत प्लानिंग और मुनज़्ज़म तरीके से इस प्यारे मुल्क भारत को भगवाकरण करने के एजेंडे पर अमल कर रहा है। इसलिए एसडीपीआई ने बाकायदा ये अपील की है तमाम मुल्क के अच्छे सच्चे लोगों से, मुल्क के वफादारों से, तमाम हिंदू मुसलमानों से अपील की है कि भारत के भगवाकरण करने के संघ परिवार के एजेंडे को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जाए। और उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा कि सीबीएसई यानी ये भारत को भगवाकरण जो किया जा रहा है उसके प्लानिंग में यह भी एक चीज है कि निसाब में ऐसी चीजें शामिल की जाए। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई के 11वीं क्लास के सिलेबस की किताब से फेडरलिज्म, शहरियत, कौम परस्ती, सेकुलरिज्म वगैरह से मुताल्लिक अबवाब को सीबीएसई के 11वीं क्लास के निसाबी किताब से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। निसाब में तब्दीली और कमी की वजह कोरोना वबाई मर्ज बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे बाकायदा भगवाकरण की साजिश और भगवाकरण का काम नजर आ रहा है। आइए नाजरीन, आखिरी बड़ी खबर कोरोना की अपडेट को लेकर हम बात करते हैं। हमारे प्यारे मुल्क भारत में कोरोना की अपडेट क्या है, तो कहा यह जा रहा है गुज़िश्ता 24 घंटे में यानी 24 घंटे की जो रिपोर्ट है, नए केसेस 24 घंटों में 24,880 के करीब आए हैं। वहीं पर नए जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी सामने आया है और यह भी कहा गया है कि अब तक मुतासरीन की जो कुल तादाद है 7,67,000 यानी 7.25 लाख के करीब पहुंच गई है और 1,487 लोगों की गुज़िश्ता यूं समझिए कि मौत भी हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में। मुल्क में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस अब 25,000 के करीब पहुंच गए हैं। इसको लेकर खबरें ये भी है कोरोना को लेकर कि कोरोना से हमारे मुंबई महाराष्ट्र की खबर है कि कोरोना से एक और पुलिस जवान की मौत हुई है और अब हमारी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 72 के करीब पहुंच गई है। नाज़रीन, आखिर में मैं एक अपील करूंगा, बड़ी अहम अपील है कि हफ्त रोज़ा कोकन की आवाज़, कोकन की आवाज़, जो साप्ताहिक कोकन की आवाज़ है, उसके बानी और महाड़ के डॉक्टर मोहम्मद शफी पुरकर, जी हाँ, वो इस वक्त यूँ समझिए कि ज़ेर इलाज है मुंबई के चंबूर अस्पताल में। और मैं आपको बता दूं कि वो हमारे दोस्त मुफ्ती रफ़ीक पुरकर मदनी जो जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन में पढ़ाते हैं और कोकन के बड़े आलिम हैं, वो उनके वालिद हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि वो इस वक्त उनके वालिद मोहतरम मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब के वालिद मोहतरम शफी पुरकर साहब किडनी के आर्जे के सबब मुंबई में अस्पताल में एडमिट है। हम सब उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें।